नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और हम हाजिर हैं टैक्स से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब के साथ। जी हां, टैक्स गुरु आपकी टैक्स की सारी उलझन दूर करता है। फाइनेंशियल ईयर 2015-16 यानी नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है और इसमें कोई शक नहीं कि हर बार की तरह इस बार भी ज्यादातर लोग बिना टैक्स प्लानिंग किए टैक्स भरेंगे और फिर टैक्स छूट पाने के लिए वित्त वर्ष के आखिर में यहां वहां कहीं भी निवेश कर डालेंगे। यानी फिर वही दिक्कत कि टैक्स छूट तो किसी तरह मिल जाएगी लेकिन भविष्य की प्लानिंग अधूरी रह जाएगी। और इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए टैक्स प्लानिंग पर वो सारे टिप्स जो आपको जानने चाहिए और इसमें हमारी मदद करेंगे हमारे टैक्स एक्सपर्ट यानी आपके चहेते टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। तो लखोटिया जी के सामने हम रखने वाले हैं ढेरों सवाल जो आप हमसे पूछ रहे हैं और हम नए वित्त वर्ष की प्लानिंग भी करेंगे लखोटिया जी के साथ। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज किन टॉपिक्स पर रहेगा हमारा फोकस। नए वित्त वर्ष के लिए किस तरह की आप प्लानिंग करें, टैक्स गुरु देंगे कुछ खास टिप्स, पता करेंगे कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का फायदा कैसे मिलेगा और देश के बाहर प्रॉपर्टी या संपत्ति में निवेश करने की अगर आप सोच रहे हैं तो किन बातों का आप ध्यान रखें। साथ ही हैं हमारे दर्शकों के ढेरों सवाल। लेकिन शुरुआत करते हैं नए वित्त वर्ष की बात के साथ। जी हां, वित्त वर्ष 2015-16 शुरू हो गया है और इस नए वित्त वर्ष में आपकी टैक्स प्लानिंग कैसी हो। लखोटिया जी क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे तमाम टैक्स पेयर्स दर्शकों को? पहले तो बता दें जरूरत भी है या नहीं है टिप्स की। बिल्कुल जरूरत है भैया। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन हो आपके टैक्स प्लानिंग, फायदा हो ज्यादा, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स फाइनेंशियल ईयर 2015-16 के लिए ध्यान रखें। 1, 2, 3, 4 से लेकर 7 टिप्स बतलाएंगे। पहला नंबर है प्लान राइट नाउ। अभी प्लानिंग करें कि 1.5 लाख रुपए की जो हमें छूट लेनी है आयकर की धारा 80C के तहत, उसमें किसमें निवेश हम करें हमारे फायदे के हिसाब से। सेकंड इंपॉर्टेंट टिप केवल इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए, अब वो है इस साल फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में पहली बार अगर आप इन्वेस्ट करेंगे एनपीएस एडिशनल अमाउंट 50,000 रुपए तक का इन न्यू पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। आयकर की नई धारा जो इस बजट में आई है 80CCD1B, जी हाँ इसे याद रख लें। और अगर इन्वेस्ट करेंगे तो 5,000 से लेके 15,000 रुपए तक की टैक्स की बचत होगी आपकी। और अगला सूत्र है मेडिक्लेम पॉलिसी। ओहो महंगी हो गई है, पर चिंता न करें, इस साल अगले साल के लिए आपका डिडक्शन भी ज्यादा हो गया, इसलिए 25,000 रुपए तक मेडिक्लेम पॉलिसी लें। और अगला छोटा सा सवाल है, अगर आपने परिवार के अन्य इकाई की इनकम टैक्स फाइल नहीं अभी तक बनाई तो प्लानिंग कर लेना, उनके लिए भी 80C की छूट मिलना शुरू हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट है, अगर HUF की फाइल नहीं बनी अभी भी आपके घर में तो HUF की फाइल इस फाइनेंशियल ईयर में जरूर प्लानिंग कर लें। चलिए, तो इन आसान टिप्स को जरूर याद रखें और इन्हें फॉलो करें। लेकिन एक सेक्शन जो हमें दिलाता है 1.5 लाख तक की छूट और वो है सेक्शन 80C में अगर आप निवेश करते हैं। तो लखोटिया जी, फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, क्या अभी से ही हम निवेश शुरू कर दें या थोड़ा सा सांस लेकर के इंतजार करके थोड़ा सा देरी से भी शुरू कर सकते हैं? समझ लें क्या क्या ऑप्शन है। देखिए, नियम तो है मेरा पैसा मेरी मर्जी, आपका पैसा है और आपकी मर्जी है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और इनकम टैक्स में आज इन्वेस्ट करो अप्रैल 2015 में या चाहे इन्वेस्ट करो 31 मार्च 2016 में, तो भी टैक्स का डिडक्शन सेम एट पार है। तो आप सोचेंगे अच्छा तो यही रहेगा ना कि मैं पैसे बैंक में रख दूं, 1 साल FD का ब्याज खा लूं और उसके बाद 31 मार्च को इन्वेस्ट कर दूं। जी नहीं, अगर कागज पेंसिल लेके बैठेंगे टेबल पे तो आप पाएंगे ये आपकी सोच थोड़ी गलत है। क्यों? नंबर 1, अगर आज इन्वेस्ट कर देते हैं 1.5 लाख, समझ लो आपकी इच्छा केवल PPF में इन्वेस्ट करना है और आज इन्वेस्ट कर दिया, छूट सेम, पर फायदा यह है आपको जो ब्याज मिलेगा अभी से चालू हो जाएगा और वो ब्याज टैक्स फ्री है। इसलिए मजबूर करेगा आपको ये बात कि आपको इन्वेस्ट अभी कर देना चाहिए अगर पैसे हो तो। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट हम करते हैं ELSS में और ELSS में भी इन्वेस्ट जब चाहे कर लें। पर मेरा पर्सनल मानना यह है कि अगर अभी इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर रिटर्न आएगी,
मार्च 2016 होते होते सेंसस ज्यादा बढ़ गया तो ओवरऑल रिटर्न या यील्ड आपकी कम होगी। और जिनके परिवार में छोटी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए नई जो स्कीम बच्चों के लिए है सुकन्या समृद्धि स्कीम, उसमें निवेश करें तो भी अभी कर दें, उसके ब्याज पे टैक्स नहीं लगेगा। चलिए, यानी लखोटिया जी का सीधा सीधा मंत्र ये है, लखोटिया से जो मुझे समझ में आ रहा है, जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बिल्कुल बिल्कुल, यानी फटाफट कर दीजिए, पूरे फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने का इंतजार मत कीजिए। लेकिन अब अगर आप भारत से बाहर प्रॉपर्टी या कोई अचल संपत्ति खरीदते हैं तो इस निवेश से जुड़ी कुछ जरूरी बातें लखोटिया जी हमें बताने वाले हैं। पहला चीज तो फ्रैंकली मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये जहां तक हो सके विदेश में प्रॉपर्टी नहीं खरीदें। गवर्नमेंट की निगाहें उसके ऊपर तीखी है, पर अगर आपकी फिर भी इच्छा है कि नहीं हमको भी विदेश में प्रॉपर्टी खरीदना है तो ध्यान रखिएगा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि छोटी मोटी प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो कोई आपको फेमा वेमा ये सब झंझट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक नई स्कीम है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसके तहत $2.5 लाख तक हर फाइनेंशियल ईयर में हर व्यक्ति विदेश में इन्वेस्ट कर सकता है। यहां से लीगलाइज बैंक चैनल के माध्यम से अपने पैसे विदेश में लेकर प्रॉपर्टी या अन्य एसेट खरीद सकता है। हर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट $2.5 लाख, ये ध्यान रखना है। और सेकंड चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको केवल अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो विदेश में प्रॉपर्टी खरीदी उसकी डिटेल, चाहे बैंक से गई है पक्के सबूत के साथ, तो भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर डिटेल भी लिखना भूल गए तो जबरदस्त चपत अब पड़ने वाली है जब ये इमोरल प्रॉपर्टी का नया कानून आ जाएगा। बिल्कुल, तो यानी निवेश तो कीजिए लेकिन उसका मेंशन आप अपने रिटर्न में करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन अगर आप भूलते हैं तो ये एक भारी चूक मानी जा सकती है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम पता करने वाले हैं कि अगर किसी निवेश में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन दोनों होता है तो फिर कैसे होगा कैपिटल गेन का कैलकुलेशन। इस काम की बात को लेकर हम अभी हाजिर होने वाले हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां हम आपकी टैक्स की टेंशन को दूर करते हैं, आपके ढेरों सवालों का जवाब देते हैं। और एक सवाल जो हमारे मेल बॉक्स पे बार बार दस्तक दे रहा है वो है कैपिटल गेन कैलकुलेशन को लेकर। दरअसल कई दर्शक परेशान हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गेन हुआ है और थोड़ा शॉर्ट टर्म गेन हुआ है। ऐसे में लखोटिया जी कैपिटल गेन कैसे जोड़े, क्योंकि दोनों हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ऐसा है, एक वर्ष में लॉन्ग टर्म गेन भी हो जाए और उसी वर्ष में शॉर्ट टर्म गेन हो जाए, उसमें कोई चिंता नहीं है। पर जो असली समस्या है वो ये है, एक चीज बेचे, एक आइटम तो बेचे और उसी आइटम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो जाए और उसी आइटम में शॉर्ट टर्म भी कैपिटल गेन हो जाए। ये बात अजीब सी तो लगती है पर हकीकत है। पर्टिकुलरली ऐसे व्यक्ति जिनके पास अपनी पुरानी जमीन है, 10, 20, 30, 40 साल पहले जमीन खरीदी थी, मकान नहीं बना पाए थे माता पिता या खुद भी, और आज पैसे आ गए, थोड़े पैसे लगा के मकान बना दिया और आपने वो कोठी को बेच दी। जो ऐसी अवस्था आपकी अगर हो तो आपको जो गेन आएगा वो पार्टली लॉन्ग टर्म और पार्टली शॉर्ट टर्म दोनों हो सकता है। ये बड़ी फायदे की बात है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास जमीन पड़ी है पुरानी, मकान नया बनाया और अब बेचने जा रहे हैं, मकान बने हुए 3 साल अभी नहीं बीते हैं, तो डर ये लग रहा है कि पूरे रुपए जो इस मकान के आएंगे वो मेरे लिए शॉर्ट टर्म गेन हो जाएंगे। पर ऐसी बात नहीं है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला मद्रास हाई कोर्ट का मिस्टर राव के केस में हो गया, जहां पर यह बतलाया गया कि अगर एक मकान या ऐसी कोई चीज बेचते हैं जिसमें जमीन की कीमत तो बहुत पुरानी है और मकान बना अभी 3 साल से कम में और बेच दिया, ऐसे में आप कैपिटल गेन को टोटल वैल्यू के हिसाब से डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपनाकर फायदा ले सकते हैं। अर्थात कुछ गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा जो जमीन की बेचने से प्राप्त हुआ, और जो मकान बनाकर बेचा उसमें जो थोड़ा बहुत गेन हुआ वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो ये बहुत बड़े फायदे की बात है हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, चलिए आप कुछ सवाल शामिल करते हैं। वीके श्रीवास्तव जी का ईमेल मैं लेना चाहूंगी। वीके श्रीवास्तव जी को पिता से 1991 में पुश्तैनी जमीन मिली। उन्होंने ये जमीन 2014 में 19 लाख में बेच दी और 10 लाख इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश कर दिया। श्रीवास्तव जी जानना चाहते हैं कि इस ट्रांजैक्शन पर उन्हें कितना टैक्स चुकाना होगा। श्रीवास्तव जी, सबसे पहले जो जमीन आपको पिताजी से मिली
उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स निकाल लीजिए और बेचा है 19 लाख में, फिर जो गेन आएगा उस गेन में से उस गेन पर 20% कैपिटल गेन टैक्स देना है लॉन्ग टर्म का। परंतु आपने 10 लाख रुपए निवेश ऑलरेडी कर चुके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचाने वाले बॉन्ड में निवेश करके, इसलिए 10 लाख भी घटा दो, उसके बाद कोई राशि बचती है अगर उस पे 20% टैक्स देना है। हरदीप सिंह जी का अगला सवाल, इनके पास 2 पुश्तैनी प्रॉपर्टी है जो कि उन्हें 2010 में मिली थी। 2014 में दिल्ली की प्रॉपर्टी पर उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया और 4 फ्लोर में से 1 फ्लोर बेच दिया। अब हरदीप जी जानना चाहते हैं कि फ्लोर बेचकर मिली रकम से वो अगर दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कितने दिनों के अंदर उन्हें ये निवेश करना होगा। दरअसल उनके एक मित्र ने उन्हें बताया कि चूंकि उनके पास 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी है, इसलिए उन्हें बेची गई प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और हरदीप जी टैक्स गुरु की सलाह चाहते हैं क्योंकि वो अपने पैसे नई प्रॉपर्टी में निवेश करने का इरादा रखते हैं। ऐसा भैया एक चीज ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी बेचूं, नई प्रॉपर्टी खरीदूं, फिर बेचूं एक, फिर नहीं खरीदूं, ये बिल्कुल कर सकता हूं। 1 से 2 से 4 से ज्यादा भी प्रॉपर्टी में खरीद सकता हूं, चिंता की बात नहीं है। पर आपके लिए जो हकीकत है वो ये है कि आपने जो प्रॉपर्टी अब बेच दी, अर्थात 2014 में मकान बनाया, 4 मंजिला बड़ा मकान बना लिया, 1 फ्लोर अब बेच दिया, वो बन गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को निवेश करके कोई भी हालत में टैक्स बचाया नहीं जा सकता। और उमा भाटिया जी अपने पति के साथ घर खरीदने की प्लानिंग कर रही हैं। इनके पति जो है वो द्वारका एक्सप्रेस वे पर जॉइंट नाम से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। पति का नाम फर्स्ट होल्डर के तौर पर रहने वाला है और उमा जी इस प्रॉपर्टी की जॉइंट होल्डर रहेंगी। उमा जी के पास पहले से नोएडा में एक फ्लैट है और वो इसे बेचकर पैसे नई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहती हैं। जानना चाहती हैं कि क्या ऐसा करने पर उन्हें कैपिटल गेन टैक्स की छूट मिलेगी या नहीं। लखोटिया जी वाह भाई वाह, उमा जी आप तो अपनी टैक्स प्लानिंग सोच रहे, पतिदेव को क्या होगा नहीं होगा उससे मतलब नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आप अपने नोएडा को फ्लैट बेच के और नई प्रॉपर्टी हस्बैंड के साथ में आधे आधे मालिकात हक के साथ खरीद रहे हैं, ये आपको टैक्स बेनिफिट देगा, आपका टैक्स बचेगा, बिल्कुल टैक्स नहीं लगने वाला। वीरेंद्र कुमार जी का अगला सवाल, वीरेंद्र जी ने 1992 में खरीदा था अपना घर, वो हाल ही में उन्होंने बेचा है। साथ ही 2010 में वीरेंद्र ने जमीन खरीदी थी जिस पर उन्होंने पिछले साल ही मकान बनाया और वहां शिफ्ट भी हो गए थे, रहने लगे थे। इंडेक्सेशन का फायदा लेने के बाद उन्हें 25 लाख का कैपिटल गेन हुआ है। वीरेंद्र जी ने नया घर बनाने में 40 लाख खर्च किया था। जानना चाहते हैं कि क्या वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर छूट का फायदा ले पाएंगे। जी हाँ, एपरेटली लग रहा है ले पाएंगे। आप क्यों ले पाएंगे? उसकी मेन वजह यह है कि आपने कंस्ट्रक्शन में कैपिटल गेन वाली राशि को लगा दिया, इसलिए आपको बेनिफिट मिलेगा। वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद सुलझाएंगे एक दर्शक की उलझन कि प्रॉपर्टी बेचकर पैसे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम पर डालें लेकिन घर नहीं खरीदें तो क्या कैपिटल गेन की बचत होगी या नहीं। जवाब जानिए टैक्स गुरु में आगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे टैक्स गुरु यानी सुभाष लखोटिया जी हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके और आपका टैक्स भी बचता रहे। लेकिन लखोटिया जी हमेशा प्रॉपर्टी जब आप पुरानी बेचते हैं तो उसमें कहते हैं कि आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का फायदा जरूर उठाना चाहिए। और लखोटिया जी इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। कई लोग पूछ रहे हैं, इस फायदे की बात सुनकर सभी फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन उनका सवाल ये है कि ये फायदा आखिर कौन सी तारीख से मिलेगा। जिस तारीख को उन्हें वो प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है या फिर जो पूर्व मालिक था जो इन्हें गिफ्ट कर रहा है उसकी मृत्यु की तारीख से मिलेगी या फिर जो पूर्व मालिक ने जिस तारीख को खरीदी थी प्रॉपर्टी उस दिन से उन्हें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का फायदा मिलेगा। तो ये तारीख की जो गुत्थी है इसे सुलझाइए। सच बात तो यह है कि मैं अपने अनुभव पे बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को, कम से कम 60-70% लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? जो सवाल आपने पूछा वो तो समझदार को मालूम है कुछ तो, पर बाकी लोग ये सोचते हैं हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गई, हमारे पिताजी 90 साल के थे, वो चले गए, वो ऊपर गए, उनकी प्रॉपर्टी हमारे अंदर आ गई, हमारे पास आ गई, और सोचते हैं कैपिटल और प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। जब बेचा और कैपिटल गेन जोड़ने बैठे तो लगा कॉस्ट कितनी, बोले कॉस्ट तो मेरे को 1 पैसा भी नहीं लगा, मुझे तो पिताजी से फ्री मिली है, तो कॉस्ट 0 लिख देते हैं। ये गलती है आपकी, इससे आपको टैक्स ज्यादा पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिए एक बात का, जिस प्रॉपर्टी को आप बेच रहे हैं आप उस प्रॉपर्टी की प्राप्ति आपको हुई आपके माता पिता दोस्त अंकल किसी से भी,
और वो मिली उनकी मृत्यु के बाद, तो आपको भी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट लगेगा, मिलेगा। पर आप कहेंगे मेरी तो कॉस्ट जीरो है ना, मुझे तो पैसे लगे ही नहीं। जी हां, आपके पैसे खर्च नहीं हुई, प्रॉपर्टी आपके पास एफएफ में आई है। एफएफ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एफएफ मतलब फ्री फंड, कुछ किया नहीं, केवल कोई ऊपर चले गया और नीचे प्रॉपर्टी आपके पास आ गई, तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। प्रीवियस ओनर की कॉस्ट क्या है, अर्थात उनकी जो कॉस्ट है, समझ लो उन्होंने 40 साल पहले खरीदा, तो 40 साल पहले समझ लो केवल 100 रुपए में खरीदा और 81 में दाम हो गए 1 लाख, तो आपकी इन्फ्लेशन कॉस्ट होगी 1 लाख के हिसाब से 1 लाख से 81 में अगर है तो इन्फ्लेशन इंडेक्स हर साल के लाते 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 कोई 10,24,000 रुपए इन्फ्लेशन इंडेक्स माना जाएगा, वो आपके घट जाएगा सेल प्राइस में से। पीके तनेजा जी का सवाल शामिल करते हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेचकर अगर पैसे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 3 साल के लिए रखे जाएं और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निवेश नहीं किए जाएं तो क्या कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? अगर टैक्स लगेगा तो इसे कैसे बचाया जा सकता है? और अगर पैसे 3 साल के बाद प्रॉपर्टी में निवेश किया जाए तो टैक्स नहीं लगेगा या लगेगा? हाँ, एक ही सवाल में किंतु परंतु ढेर सारे लगा दिए इन्होंने। पर एक चीज बतला दें, चाहे पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो या चाहे मेरी अपनी प्रॉपर्टी हो, दोनों सिचुएशन में टैक्स बचाने के लिए नई प्रॉपर्टी खरीदने में टाइम लगेगा, तो उस पैसे को मैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दूं तो बिल्कुल मेरा टैक्स बच जाएगा। पर अगला सवाल यह है कि 3 साल के अंदर खरीदना था, मुझे मकान बनाना था, 3 साल बीत गए, पैसे रखे हुए हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, अब क्या करूं? अब आज खरीद लूं कोई प्रॉपर्टी 3 साल के बाद? जी नहीं, 3 साल के अंदर अंदर ड्यूटी है आपकी प्रॉपर्टी खरीदना। अगर नहीं खरीद पाए तो आपको टैक्स ही देना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। वलसाड़ से भूषण शुक्ला जी का है अगला सवाल। इन्हें पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिली है जो कि इन्होंने 18 लाख में बेच दी है। पैसे 3 भाई बहन में बांटे जाएंगे। अब वो जानना चाहते हैं कि क्या पुश्तैनी संपत्ति बेचने पर इनकम टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और अगर लगता है तो टैक्स की देनदारी कैसे जोड़ी जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी के कोई भी कागजात इनके पास नहीं है। कोई कागजात नहीं है, कोई बात नहीं, और पुश्तैनी लगता है बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले किस साल में खरीदी उसको भूल जाइए। आप 1981 का वैल्यूएशन करवा लीजिए प्रॉपर्टी का। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1981 में कितनी है उसको बेस करके उसके हिसाब से कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का आप लीजिए फायदा, तब जाके आपका नेट फिर भी कोई अगर अमाउंट बचता है उस पे 20% टैक्स देना है। कानपुर से सुनील कुमार जी का अगला सवाल, ये अपने पिताजी के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं। सुनील के पिता की गांव में पुश्तैनी खेती की जमीन है जिसकी कीमत 25 लाख है। पिताजी ये जमीन बेचना चाह रहे हैं। सुनील जानना चाहते हैं कि अगर ये जमीन बेची जाती है तो क्या मिलने वाली राशि पर टैक्स इन्हें देना पड़ेगा, यानी इनके पिताजी को टैक्स देना पड़ेगा? उत्तर है हाँ भी और ना भी। अगर रूरल एरिया में जमीन है और तो उस पे कैपिटल गेन टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा, और अर्बन एरिया में जमीन आ गई तो उस पे कैपिटल गेन लगेगा। पर उसको बचाने के लिए चिंता न करें, चाहे कैपिटल गेन बॉन्ड में निवेश करें और चाहे नई प्रॉपर्टी खरीद लें। और पिताजी की इच्छा है कि नहीं मैं तो एग्रीकल्चर जमीन ही और खरीदूंगा तो कर लें, तीनों ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। और गुजरात से के शाह जी का अगला सवाल, मिस्टर शाह को उनके दादाजी से एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिली है। दादाजी ने ये प्रॉपर्टी 1951 में 1300 रुपए में खरीदी थी। अब शाह जी जो है वो इस प्रॉपर्टी को 3.5 लाख में बेचना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उन्हें इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स कोई भी टैक्स देना होगा या नहीं। शाह जी वरिष्ठ नागरिक है, रिटर्न अभी नहीं भरते हैं, ऐसे में वो जानना चाह रहे हैं कि अगर वो प्रॉपर्टी बेचते हैं तो क्या उन्हें रिटर्न भरना होगा। पहले तो आपको बतला दे, आपके फायदे के लिए बात, आपके लिए, हर एक के लिए नहीं है, हमारे ज्यादातर दर्शक के लिए ये फायदे की बात नहीं है। आपके लिए इसलिए है क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हैं, आपको एक्स्ट्रा बोनस हमें देना पड़ेगा। आपको ये तो मालूम ही होगा कि 3 लाख तक की सालाना इनकम हो सीनियर सिटीजन की, उससे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। आपने बताया आपकी कोई इनकम नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं। ऐसे में 3.5 लाख रुपए में जो 1300 रुपए में पिताजी ने जमीन खरीदी थी उसे अगर बेच भी देते हैं तो इन्फ्लेशन इंडेक्स लाने के बाद 3 लाख से कम पड़ेगा, इसलिए आपकी
टैक्स की छुट्टी, टैक्स नहीं देना। अब आप कह रहे हैं कैपिटल गेन देना, इनकम टैक्स देना, भैया 2 in 1 है, चाहे इनकम टैक्स हो या कैपिटल गेन हो। जब कैपिटल गेन ही नहीं लगेगा तो इनकम टैक्स लगने का सवाल नहीं है। इसी के साथ लखोटिया जी बहुत धन्यवाद दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, टैक्स को आसान बनाने के लिए। आज के लिए टैक्स गुरु में इतना ही। आप अपने सवाल हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं। टीचर लिखकर स्पेस दीजिए, अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर इसे भेज दीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर भी भेजिए अपने सवाल। याद रखिए सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो टैक्स गुरु में आज मुझे और लखोटिया जी को यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे टैक्स से जुड़े आपकी सारी उलझन को दूर करने के लिए। नमस्कार।